हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स। तो आज हम यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपने इतना टॉपिक्स को पढ़ लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड में और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। आपने एग्ज़ाम में इतना कर लिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समय बहुत कम है और हमारे पास 10 यूनिट पेपर 1 के और 10 यूनिट पेपर 2 के, इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए और पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिकॉज दे आर की ऑफ सक्सेस। ठीक है। और हमारे चैनल में पीवाईक्यूज़ पहले ही सॉल्व करा दिया गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ टीचिंग। तो टीचिंग जो है वो एक पेशा है, एक कार्य शिक्षण है, जो शिक्षण में शिक्षक द्वारा अपनाए गए विचारों एवं सिद्धांत शामिल होते हैं। शिक्षक सर्वोत्तम ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग करता है। जैसे कि कोई भी टीचर जो है वो हमको पढ़ाने के लिए वो सारी एफर्ट्स लगाता है जिससे कि बच्चों को हर वो चीज़ समझ में आए। ठीक है। जो भी वो तरीकों को यूज़ करता है, जो न्यू पैटर्न्स को यूज़ करता है, कभी वो एग्जाम्पल दे के समझाता है, कभी वो बोर्ड पे लिख के समझाता है, कभी वो कुछ ग्राफिक्स के द्वारा समझाता है। तो वे सारे जो भी सिद्धांत को वो शामिल करता है वो शिक्षक का सर्वोत्तम ज्ञान और कौशल को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें शिक्षा या प्रशिक्षण देने की जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, वो सब कौशल को प्रभावित करती हैं। टीचर्स के जो स्किल्स होते हैं उन सभी चीज़ों को क्या प्रभावित करता है, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है। एक टीचर को जो ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता है उसके बेसिस पे वे सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। इसमें दूसरों को शिक्षा प्रदान करने की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है। जो टीचर होता है वो खुद के लिए तो टीचिंग नहीं करता, वो जो टीचिंग करता है वो दूसरों के लिए करता है, दूसरों को सिखाने के लिए करता है। दैट इज़ कॉल्ड अ टीचिंग। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद को जागृत करने का एक तरीका है। ठीक है। डिफिनेशन देख लेते हैं। इस स्मिथ के अनुसार शिक्षण विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में सहायता करता है। ठीक है। इसे शिक्षक की अनुपस्थिति में भी संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षक को एक त्रिविधि है ना, यानी कि ट्राइपोलर प्रक्रिया के रूप में एजेंट और स्रोत उत्पादन शिक्षण को मानव या भौतिक हो सकता है। एक लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, सीखना या सिखाने की स्थिति जिसमें मानवीय या भौतिक परिस्थितियों एवं परियात्मक विधियाँ शामिल होती हैं, मध्यवर्तीय चर है। तो चलिए, टीचिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग को पहले देखते हैं। टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया है और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया है। मेमोरी लेवल में फैक्ट्स को रिकॉल करने की बात की जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बात की जाती है और रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है। ठीक है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य देखते हैं, यह विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक है। यह व्यक्तियों को वास्तविकता और गुणों को ठीक से समझने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यवहार और आचरण को समझना है। इसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य छात्रों में सीखने के कौशल में सुधार करना है। इससे छात्रों की सोचने की क्षमता बढ़ती है। यह नए अनुभव और विचारों को प्राप्त करने में मदद करता है और रचनात्मक कार्यों को करने में सहायक हो सकता है। यह हर व्यक्ति को समाज का एक सामाजिक और कुशल सदस्य बनाने में मदद करता है। ठीक है। अब नेचर देखेंगे। ठीक है। तो टीचिंग के शिक्षण की प्राकृतिक और विशेषताओं को अब हम अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्या है, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि शिक्षण जो है वो अधिगम को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है। ये बताता है कि शिक्षण और छात्र के बीच में, ठीक है, किस प्रकार का
इंटरेक्शन होगा, यानी किस प्रकार का बातचीत होगा। ठीक है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन। ये जो है हमको वांछित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे हमको टीचिंग हम क्यों करते हैं, कुछ जानने के लिए टीचिंग कर रहे हैं, है ना, कुछ जानने के लिए हम सीख रहे हैं। डी, इट वैल्यू डेवलपमेंट, है ना, इट वैल्यू डेवलपमेंट, यह मूल्यों का विकास करता है। इट इन्हांस नॉलेज, यह ज्ञान को बढ़ाता है। इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, और आप सभी को पता है जो शिक्षा है या शिक्षण है वो कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि कला का नियम भी उसमें होना चाहिए, उसको क्रमबद्ध लिखना होता है, और साइंस इसलिए है क्योंकि उसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं देख लेते हैं। ठीक है। तो एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण, विषय पर पूर्ण महारत हासिल होना। कोई भी टीचर ऐसे ही टीचर नहीं बनता। ठीक है। उसके पास डिग्रियां कितनी हैं ये मायने नहीं रखती, वो पढ़ाता कैसे है, वो सब्जेक्ट को डील कैसे करता है, उसमें उसकी पकड़ कैसी है, वो ग्रैब कितना करता है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है एक टीचर का। ठीक है। एक अच्छे शिक्षक को उन साधनों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिसका मूल्य और मेहनत छात्रों के समान हो। ठीक है। एक अच्छे टीचर को अपने काम के प्रति समर्पित और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, जिसका अर्थ है अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें प्राप्त समय देना। क्योंकि टीचिंग में बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर जो है वो अपने टीचिंग के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, ताकि जो छात्र हैं वो सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दे, ना कि उनको जल्दी जल्दी चीज़ों को बता दे फिर वो वहाँ से चले जाए ताकि बच्चे कुछ समझे कुछ ना समझे। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने टीचिंग के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे, डेडिकेटेड रहे, ताकि हमको, जैसे मेरा कोई एक टॉपिक है जिसको मुझे आज पढ़ाना, तो मैं उस कोशिश करूँ कि वो टॉपिक्स मैं बच्चों को अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, ये एक टीचर का गुण होता है। अब एक अच्छे शिक्षक को सहानुभूतिपूर्वक और दयालु होना चाहिए। आप सभी को पता है कि अगर टीचर जो है वो सहानुभूति उसमें नहीं है, भावना नहीं है, या फिर वो दयालु नहीं है, तो फिर वो टीचिंग कैसे करेगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब कोई टीचर है वो बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दिया या फिर मार दिया या कुछ कर दिया, तो वो टीचिंग नहीं है ना। टीचिंग में इम्पॉर्टेंट है कि आपको टीचर से पढ़ने में डर ना लगे, आपको टीचर कुछ ऐसा चीज़ ना करे जिससे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से वंचित हो सके या डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल्स में बच्चों को डांट देते हैं या फिर मार देते हैं, तो बच्चे क्या हैं, उसको डर हो जाता है, वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे या फिर हम उस टीचर से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सहानुभूतिपूर्वक एवं दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व और रुचियों को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो विषय वस्तु को सही से समझ रहे हैं कि नहीं, उनको समझना एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर को सारे बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना होता है और सारे बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। तो जब तक हम बच्चों को समझेंगे नहीं, उसके इंटरेस्ट को समझेंगे नहीं, तो हम अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं। तो इस तरह से एक टीचर को दयालु व व्यक्तिगत रुचियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। एक अच्छे टीचर को अनुकूलनशील होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यदि कक्षा में कुछ छात्र वर्तमान अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है कि वो नया दृष्टिकोण अपनाएं, उस अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका बताएं। ठीक है, यही बात है जो हमने पिछले स्लाइड में की, कि एक टीचर जब तक ये समझेगा नहीं कि उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को कैसा लग रहा है, उनको इंटरेस्टेड है या नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बोर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर है जो क्लास में सेम तरीके से पढ़ा रहा है और एक दूसरा टीचर है वो बच्चों को बीच में जोक्स क्रैक करा रहा है, उनको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा है जिससे बच्चे क्या है रिलेट कर पा रहे हैं, या बच्चे उस चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ में ग्रैब कर रहे हैं, वो उस टीचर से और सीखना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो दृष्टिकोण है, वो जो बदलाव है, वो टीचर में होनी चाहिए, या नहीं है तो उनको वो अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है एक अच्छा शिक्षक सहानुभूतिशील होता है, जिसका अर्थ है कि वह छात्रों की स्कूल के अंदर और बाहर की समस्याओं को समझता है और उन्हें समाधान खोजने में मदद करता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है गुड टीचर की, कि कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, है ना, किसी प्रॉब्लम में है या बच्चों को अपने सब्जेक्ट से या किसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने टीचर्स को जाके बताएं और जो टीचर है वो उनको
समाधान दें या कोई रास्ता बताएं या गाइड करें कि आप जो है ये सब चीज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, आपका प्रॉब्लम जो है एक हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से एक टीचर को आराम से पूरी जानकारी के साथ, चीज़ों को तथ्यों के साथ, उदाहरण के साथ समझाना चाहिए। एक गुड टीचर का क्वालिटी यही है कि वो अपने बच्चों को समझे, उनके इंटरेस्ट को समझे और उनको पढ़ाने के लिए समय समय पर अपनी जो रणनीति है या अपनी जो प्लानिंग्स है उनको चेंज कर कर के पढ़ाए। ये एक टीचर की अच्छी क्वालिटी होती है, गुड टीचर्स की। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। एक टीचर, ठीक है, एक अच्छा टीचर आकर्षक और सहभागी होता है, जिसका अर्थ है कक्षा में सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता। इसके साथ ही वह निरंतर सुधार और विकास पर काम करता है। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक अच्छा शिक्षक व्यवस्थित और धैर्यवान होता है, जिसका अर्थ है कि चीज़ों को क्रमबद्ध रखना ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। अंत में एक अच्छा शिक्षक आनंदमय होता है, जिसका अर्थ है कि कक्षा में अच्छा माहौल, उत्साह और जीवंतता बनाए रखना ताकि छात्र जो है निरंतर सक्रिय रहें, है ना। जब एक अच्छा टीचर जब क्लास में आता है और वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझाता है कि बच्चे इंजॉय करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमको क्या है इनका क्लास अटेंड करना है, और चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं तो हमको कभी भी वो चीज़ भूलते नहीं हैं। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो एक गुड टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो टॉपिक्स हमने इस स्लाइड में बनाया है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर स्लाइड से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप इन स्लाइड्स को बहुत अच्छे से पॉज करके एक बार खुद से भी पढ़िए। हो सकता है कि आप इन चीज़ों को खुद से पढ़ के और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में 3 चीज़ शामिल होती है। ठीक है, क्या क्या है? विद्यार्थी, शिक्षक और अधिगम का वातावरण, यानी कि किसी भी टीचिंग को अफेक्ट क्या करेगा? एक तो टीचर है, एक स्टूडेंट है और उसका जो इन्वायरमेंट है ना, किस इन्वायरमेंट में टीचिंग किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि बौद्धिक कारण। जो छात्र शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं उन्हें स्कूल के कार्यों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, जबकि कुछ छात्र जो हैं वो बौद्धिक अक्षमताओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफेक्टिंग टीचिंग का। दूसरा, लर्निंग फैक्टर, यानी कि सीखने का कारक। विषय पर पूर्ण पकड़ होना, है ना, सीखने को प्रभावित करने का प्रमुख कारकों में से एक है। यह छात्रों की सीखने की क्षमता और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सिर्फ पढ़ के ही समझ में आ जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, यदि शिक्षक को विषय पर अच्छी पकड़ है, जो छात्र समझने और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि शिक्षक को विषय पर अच्छी पकड़ है तो इसका छात्रों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको काट देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसको काट देंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो क्या होगा, यदि एक शिक्षक को किसी विषय पर अच्छी पकड़ है तो समझाने और समझने, ठीक है, प्रदर्शन करेंगे। यदि शिक्षक को विषय पर अच्छी पकड़ है तो इसका छात्रों के प्रदर्शन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। फिजिकल फैक्टर, यानी कि भौतिक कारण। दृश्य संबंधित समस्या, ठीक है, समस्याएं, शारीरिक दोष और विकास संबंधित समस्याएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। आप सभी को पता है, जब कोई बच्चा अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या वो फिज़िकली वीक फील कर रहा है तो उसको क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जाएगा या फिर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अफेक्टिंग टीचिंग का एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमको जो है अफेक्ट करता है। जैसे कि कुपोषण, अगर कोई बच्चा अंदर से वीक है तो वो कितना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब एटीट्यूड फैक्टर, यानी कि मनोवृत्ति कारक, ये क्या है देख लेते हैं। मनोवृत्ति एक विद्यार्थी के सामान्य व्यवहार को नियंत्रित, है ना, यानी कि निर्धारित करती है।
यह विद्यार्थी की सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता और इच्छा को प्रदर्शित करती है या दर्शाती है, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। निष्ठा, स्नेह, आनंद और तत्परता जैसे दृष्टिकोण सीखने के व्यवहार को हमेशा संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है? शिक्षक छात्र अधिगम प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो टीचिंग में खास करके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, यह कक्षा की पाठ्य पुस्तकों, उपकरणों, अनुदेशकों और अन्य शिक्षण सामग्री आदि को प्रभावित करता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। टीचर पर्सनालिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि पढ़ना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन करना और अनुकूलन करना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह शिक्षार्थियों की सफलता या असफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा हो जाता है? ये वाला पोर्शन, क्योंकि टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो वाकई में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बच्चे को, ठीक है, उसकी सफलता और असफलता में, है ना। क्योंकि एक जो स्टूडेंट है या एक जो छात्र है वो अपने टीचर को ही देख के सीखता है या उसी को अपना आइडल मानता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचर्स की पर्सनालिटी। शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग के क्या मेथड्स हैं, है ना, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये है। तो माइक्रो टीचिंग, इस पद्धति को डी एलन और आर बश ने 1963 में पेश किया था। इसका उपयोग शिक्षकों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करने में किया जाता है। इसका उपयोग छात्र के लिए नहीं होता। यह तकनीक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वैज्ञानिक, प्रभावी एवं सार्थक बनाती है। शिक्षकों के व्यवहार की सूचना देने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रतिक्रिया प्रदान करें। यह रणनीति सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों चरणों में लागू होती है। अब देखते हैं साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, है ना। तो टीचिंग की जो विधियां हैं उसका साइकिल क्या है? तो उसका साइकिल है, सबसे पहले 6 मिनट क्या करेगा टीचर? प्लान करेगा कि उसको पढ़ाना क्या है। फिर वो 6 मिनट क्या करेगा? उस विषय को पढ़ाएगा। देन वो क्या करेगा? बच्चों से फीडबैक लेगा कि उनको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। फिर क्या करेगा वो? फिर दूसरा टॉपिक को है, फिर से प्री प्लानिंग करेगा, फिर क्या पढ़ाना फिर देखेगा, देन फिर उसको पढ़ाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर से वो क्या करेगा? तो फीडबैक लेगा। इसका मतलब वो 36 मिनट क्या करेगा? टीचिंग करेगा, है ना। एक सही नियम के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाया जाए बच्चों को तो 36 मिनट से लेकर के मतलब 36 to 40 मिनट्स एक क्लास का टाइमिंग रहता है, जो टीचिंग में मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे टीचर्स को ये सिखाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि साइकिल्स ऑफ टीचिंग जो है वो किस तरह से होता है। तो 6 मिनट प्लानिंग करते हैं, 6 मिनट टीचिंग, देन 6 मिनट फीडबैक, फिर 6 मिनट प्री प्लानिंग, फिर 6 मिनट प्री टीचिंग, देन लास्ट में 6 मिनट प्री फीडबैक। यानी बच्चों को फिर लास्ट में क्या पूछता है कि आपको समझ में आया नहीं आया, आप मुझसे पूछो। तो इस तरह से टीचिंग मेथड्स में जो साइकिल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग है वो 36 मिनट का एक क्लास होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ उनसे फीडबैक लिया जाता है कि उनको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यह एक बार में एक कौशल सिखाने की विधि है जिसमें प्रत्येक चरण के लिए 6 मिनट यानी कि 6 मिनट का समय दिया जाता है। कुल 36 मिनट यानी कि 36 मिनट है। यह शिक्षण विधि कौशल में सुधार लाने में सहायक है। ठीक है, क्या है ये? सुधार लाने में सहायक है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, विभिन्न कौशल विकसित होते हैं। हालांकि इस विधि की कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव है। इसका उपयोग या इसका प्रयोग निरंतर, है ना, नियंत्रण सुधार में किया जाता है। इससे छात्र के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं होती। यह समय लेने वाला है और उन्मुख है, विषय वस्तु उन्मुख नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 36 मिनट वाला जो रूल है वो अप्लाई होता है। अब टीम टीचिंग को देखेंगे। ठीक है, टीम टीचिंग क्या होता है? तो टीम टीचिंग में क्या होता है? जो टीम टीचिंग है
टीम टीचिंग में एक समूह नियमित रूप से और सहयोगात्मक रूप से उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करता है ताकि किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सिखाने में मदद मिल सके। ठीक है, शिक्षक मिलकर पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और व्यक्तिगत पाठ योजना बनाते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं और परिणाम का मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी बताया गया है। वे अपने विचार साझा करते हैं, एक दूसरे को से बहस करते हैं और शायद छात्र को यह तय करने की चुनौती भी देते हैं कि कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बताया गया है यहाँ पे टीम टीचिंग में, कैसे एक दूसरे के साथ बहस करके, डिस्कशन करके, कैसे छात्रों के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, जब शिक्षक एक ही विषय को अलग अलग प्रकार के स्कूलों में एक ही समय पर पढ़ाते हैं, यह संसाधनों के अधिगम उपयोग में सहायक है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष प्रोत्साहित करना शामिल होता है। यह सभी संकाय सदस्यों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, टीम टीचिंग किसी एक विषय या विशेषज्ञता के भीतर भी हो सकता है। टीम टीचिंग है ना, टीम टीचिंग भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी बहुत बार सवाल बने हैं, आपके यूजीसी नेट में बहुत बार सवाल बने हैं और आपके सेट पेपर में भी सवाल बने हैं। अदर स्टेट जैसे एमपी, गुजरात, केरला, इन सब सेट्स के एग्ज़ाम जो हुए हैं उन सभी में टीम टीचिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। ब्लॉक टीचिंग, ब्लॉक टीचिंग क्या होता है देखते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक लंबी कक्षाएं लेते हैं। व्याख्यान गहन रूप से एक ही सत्र में दिया जाता है, जैसे कि सप्ताह में एक बार, है ना, जो कॉलेजेस में होते हैं ना उस तरह के। यह एक समय में एक ही पाठ्यक्रम पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, और छात्र और शिक्षकों के बीच में निरंतर संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ब्लॉक शिक्षण ये एक नया टॉपिक है हमारे सीजी सेट के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये एनटीए का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, यह एक सहभागी पद्धति है जिसमें छात्र भी भाग लेते हैं। इस पद्धति में छात्र अपने अनुभव साझा करते हैं, विचार और राय शस्त्रों के विषय से संबंधित विचारों को नोट किया जाता है और सर्वोत्तम विचार को चुने जाते हैं। यह ठीक है, यह पद्धति में चयनित एवं संयुक्त शिक्षक सूत्रधार भी भूमिका निभाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, किसी चीज़ को आपके दिमाग में क्या कर दिया जाता है, इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, मतलब आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो ये जो पद्धति है, ये जो छात्र के अनुभव है उनको साझा किया जाता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। विचारों का आपस में मंथन, है ना, क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम टीचिंग के एड्स देख लेते हैं ना, कि टीचिंग के कितने एड्स हैं। तो वाई डू वी नीड अ एड्स, इसे बताया गया है कि हमको जो है टीचिंग एड्स की क्या ज़रूरत है या क्या आवश्यकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ टीचिंग एड्स इज़ अफेक्टिंग टीचिंग। समझ में आया आप सभी को कि जो टीचिंग एड्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे अफेक्टिंग टीचिंग के लिए। क्या किया जाता है इसमें देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन अक्वायरिंग सॉलिड नॉलेज, है ना, जो हमारे पास नॉलेज है या सॉलिड नॉलेज है उनको अक्वायर किया जाता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है, उस नॉलेज को अक्वायर करने में हमको क्या करता है, एड्स जो है वो हेल्प करता है। एड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो पहले पुराने चलते थे ट्रेडिशनल, है ना, ब्लैक बोर्ड और चौक वाला, जिसको चौक टॉक भी किया कहा जाता था। आज के डेट में बहुत सारे जैसे प्रोजेक्टर आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। ठीक है, ग्राफिक्स के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा, मतलब बहुत सारे जो टीचिंग के नए नए एड्स हैं उन चीज़ों को क्या किया जाता है, समझने के लिए हेल्प किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंगेजिंग परसेप्शंस, यह जो धारणाओं को समझने में मदद करता है। जैसे कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना, उसको क्या करते हैं हम, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए अभी एड्स चलते हैं ना, कि जो पीएससी की तैयारी करते हैं उनको जो एआई जनरेटेड पूरी जो स्टोरी है ना, इतिहास की स्टोरी है या मुग़ल साम्राज्य की स्टोरी है, उनको जो एआई के थ्रू एनिमेटेड जो वीडियोज़ होते हैं, है ना, एजुकेशनल एनिमेटेड वीडियोज़, जो हमको देख के सुन के ऐसे याद हो जाते हैं जैसे कि हमने कोई मूवी देखा हो, है ना, तो वो भी एक क्या है, टीचिंग एड है। एड फैसिलिटेट रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान को पहचानने और स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करता है। इट एड क्रिएटिव इन लर्निंग, और ये जो
शिक्षण में रचनात्मक को जोड़ता है, रचनात्मकता को, यानी कि हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट उनको भी क्या करता है, जोड़ता है। इट डेवलप्स डिज़ायर, इंटरेस्ट एंड अटेंशन इन लर्निंग, यह सीखने में वांछित रुचि और ध्यान विकसित करता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, सपोज़ कीजिए कि आप किसी चैप्टर को सुन के पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर को आप प्रोजेक्टर में देख के पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस में अच्छे से समझ में आएगा? जाहिर सी बात है कि आप जो देखे हो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को जो देखते हैं उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ध्यान है उनको विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्ट एंड हेल्प इन गिविंग डिज़ायर रिजल्ट, ये भी बहुत ही अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे कि इसमें शिक्षक को, है ना, शिक्षण को रोचक बनाता है, ठीक है, और वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। जैसे टीचिंग को ना बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, कार्टून्स में, एनिमेशंस में, और ऐसे वीडियोस क्रिएट करके जो टीचिंग को बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे क्या उन फैक्ट्स को लॉन्ग टाइम तक उनके परमानेंट मेमोरी में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, जिसको वो भूलते नहीं हैं। आपको जो पानीपत की युद्ध है, अगर उनका ईयर या उन कहानियों को बताया जाए तो आप सिर्फ सुन के याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर उस चीज़ों को आप मूवीज़ में या एनिमेटेड वीडियोज़ में अगर आप उनको देखे हो, तो एक तो आपको वो जो पानीपत की लड़ाई है उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और वो सारी जो डेट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। क्या बनाता है हमारा, टीचिंग एड्स, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। इट मेक्स टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन बेटर, इससे जो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स इन थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, इट हेल्प इन मीटिंग द डिमांड ऑफ डिज़ायरेबल चाइल्ड, ठीक है। यह जो है विकलांग बच्चों की मांग को पूरा करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से हमको जो है बहुत सारी बेनिफिट्स हैं किसमें, टीचिंग एड्स में। लंबे समय तक चीज़ों को याद करने के लिए टीचिंग एड्स जो है या ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इट गिव्स गुड मोटिवेशन टू स्टूडेंट, और इससे जो छात्र है उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वो मोटिवेट होते हैं चीज़ों को सुन के, देख के। इट इन्हांस साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है, और ये जो है साइंटिफिक एटीट्यूड को भी क्या करता है, इन्हांस करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी लिखी हुई है वो ये है ना, कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे शिक्षक और छात्र के बीच में आपसी समझ का स्तर जो है वो बढ़ता है। टीचिंग का अल्टीमेटम जो है वो यही तो है ना, कि टीचिंग जो है तभी करने में अच्छा लगता है जब स्टूडेंट आपको समझता है, आपकी पढ़ाए हुए विषय वस्तु को समझता है। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को आपसी बातचीत को समझते हैं। अब टीचिंग एड्स के जो है वो काइंड देख लेते हैं कि क्या क्या है। अभी तक हमने ये देखा कि वो क्या चीज़ों को समझाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब हम उनके क्या है, काइंड्स देख लेते हैं ना। शिक्षण विज्ञापन के प्रकार क्या क्या हैं, तो पहला है विजुअल एड्स, चीज़ों को देखकर सीखना। ऑडियो, सुन के सीखना। ऑडियो वीडियो यानी कि जो हम वीडियो देखते हैं उसमें आवाज़ें भी आती हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइन, ठीक है। 3 डायमेंशंस ऐड, ठीक है। प्रोजेक्टर एड्स, ठीक है। एड्स थ्रू एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, तो ऑडियो एड्स में क्या क्या आ जाता है, रेडियो, ग्रामोफोन, है ना, लिंगवोफोन और टैब रिकॉर्डर, ठीक है। विजुअल एड्स में चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, मैप, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। और आपके जो है ऑडियो वीडियो में क्या आ जाता है, जैसे टीवी है, ड्रामा है, साउंड है, मोशन फिल्म्स है। तो ये सारे क्या है हमारे, ये आईएमपी है, ठीक है। टीचिंग एड्स से भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो आप इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अब लर्नर करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी कि शिक्षार्थियों की विशेषताएं, कि शिक्षार्थियों की क्या विशेषताएं हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 1 ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, द सोशल एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्नर कुड बी, तो व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के आधारों में से एक शिक्षार्थी के सामाजिक गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। एज एंड मैच्योरिटी लेवल, आयु और परिपक्वता का लेवल। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट, विषय के प्रति प्रेरणा और दृष्टिकोण, ठीक है। स्पेशल टैलेंट्स,
बच्चों में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताया गया है। एबिलिटी टू वॉक अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम करने की क्षमता। ठीक है, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम करने की क्षमता। सॉरी, ये डबल लिखा गया है, थोड़ा इसको देख लेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। क्षमता, ठीक है, यहाँ तक। अब मूक्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हर बार सवाल पूछा गया है, चाहे वो आपके यूजीसी नेट में हो या सीजी सेट में हो। तो सबसे पहले मूक्स का फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक का फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, याद करके रखेंगे। डिफिनेशन क्या है? फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज ओपन टू लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो मूक है वो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता है, और अगर आपको उसकी जो रिज़ल्ट चाहिए तो आपको बहुत ही कम मिनिमम फीस देना पड़ता है। ठीक है, फिर वो आपको क्या है, ई रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स क्या है? सेल्फ प्लेस लर्निंग। ठीक है, आपको जो है 11th 12th और पीजी तक के जो कोर्सेज हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वीडियो लेक्चर्स, उसमें क्विज असाइनमेंट्स सर्टिफाइड अवेलेबल है ना, सम टाइम पेड। यही बात है जो हमने आपको बताया, और इसके एग्जांपल्स है कौसेरा, EDX, उडेमी, स्वयं। ठीक है, आप इसको साइट पे जाके एक बार अच्छे से विजिट करेंगे, और जो भी कुछ चेंजेस है या अपडेट्स हैं उनको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। देख लेते हैं। तो स्वयं जो है वो इंडिया का मुख्य प्लेटफॉर्म है। स्वयं का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 जुलाई 2017। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रताप मुखर्जी एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली, ड्यूरिंग द नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल इनिशिएटिव ऑन द सेम डे ऑफ। ये स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा चैनल्स वेयर ऑल्सो इनॉग्रेटेड, है ना। हमारे पास स्वयं प्रभा कितनी है? तो प्रताप मुखर्जी के द्वारा जो है विज्ञान भवन में स्वयं को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें कंटेंट क्या क्या है? कोर्सेज फ्रॉम 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी जो है इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, लॉ, मैनेजमेंट, सारी कोर्सेज आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? स्वयं में। और इसका एक्सेस जो है वो फ्री है, swayam.government.in। ठीक है, स्वयं प्रभा अपडेट कर दिया गया है। पहले 32 चैनल्स होते थे, अब बढ़कर 40 चैनल्स हो गए हैं। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। स्कूल एजुकेशन, NCERT करिकुलम फॉर क्लास 6 to 9 to 12 इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट and postgraduate course in arts, commerce, science, management and social science, profession and vocational, law, engineering, agriculture, teacher training and skill development। स्वयं MOOC interaction क्या है? broadcast MOOCs from स्वयं platform allowing learners to watch learner on TV 24/7 and complete their assignments online। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो हमारे स्वयं प्रभा के DTH चैनल है ना, DTH चैनल, ये जो 14 DTH चैनल्स, ठीक है, 14 DTH चैनल हैं जो 24/7 यानी कि 24 घंटे में एक एक जो क्लास है वो 5 बार दिखाए जाते हैं। ठीक है, जिससे, और वो भी CBSE हैं, और प्लस NCERT इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज में क्या किया जाता है, चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो फ्री में आप वहाँ से भी अपने UG PG और बाकी जो अदर क्लासेस हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो बहुत बार यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप स्वयं प्रभा, MOOC और स्वयं, इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इनको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब वे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन ऑल एग्ज़ाम्स, सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक बार दोहराए जाने वाले विषय कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है 2024 21 जुलाई को लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया था। फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स, है ना। तो इसमें टीचर प्ले द डोमिनेंट रोल, उनका भूमिका क्या होता है? मुख्य होता है। स्टूडेंट मेनली लिसन रिपीटेड एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, जो छात्र का मतलब काम है, या छात्र जो है वो मुख्य रूप से जानकारी को क्या करते हैं? सुनते हैं, दोहराते हैं और याद करते हैं, यानी कि क्रैमिंग, है ना, क्रैम करना, रिकॉल करना, रिटेन करना, ये उनका काम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे, लर्निंग
मल्टीपल्स, है ना, लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स और हिस्टोरिकल डेट्स, जैसे कि हम टेबल्स को याद करते हैं, जो हमारे पहाड़ा होते हैं ना उनको, और ऐतिहासिक तिथियाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया पानीपत की युद्ध वाली जो डेट्स हैं, उन सभी चीज़ों को याद करना। जो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती हैं, तो वह हमारे मेमोरी लेवल का पार्ट है, ठीक है, जो रटाफिकेशन का काम करता है। इसमें टीचर से बोलते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप, अवधारणाओं और संबंधों को समझने पर फोकस किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रोत्साहित करना, यानी कि स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन आइडियाज़ इन देयर ओन वर्ड्स, छात्रों को अपने शब्दों में विचारों को समझने के लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है। थर्ड, टीचर गाइड स्टूडेंट टू डेवलप कंप्रीहेंशंस, यानी कि टीचर जो है वो विद्यार्थियों को समझ विकसित करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे तो एक्सप्लेनिंग वाई रीज़न चेंज रदर देन जस्ट मेमोराइजिंग देयर नेम्स, यानी कि मौसमों के नाम, सीजन्स नेम, है ना, तो मौसमों के नाम याद करने के बजाय उनके बदलने के कारण को समझाया जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे अभी क्या चल रहा है, हमारा जुलाई चल रहा है, तो जुलाई को याद कराने से बेहतर ये है कि जुलाई में क्या क्या होता है, अगर ये चीज़ें हमको पता है तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो है जुलाई मंथ है, या जिस तरह से अभी का जो वेदर है, मौसम है, तो इसमें क्या किया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, ना कि उनको रिकॉल कराया जाता है। रिफ्लेक्टिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और स्वतंत्र अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चे को जो है वो फ्रीडम दे देते हैं कि आप जो है इन चीज़ों को खुद से जाकर कर लाओ। जैसे उनको प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, बच्चे खुद से जाते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं और मतलब सोच के समझ के उन चीज़ों को करते हैं। दूसरा, स्टूडेंट एक्टिवली एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़, तो छात्र जो हैं वो गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन और नए विचारों का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। टीचर एक्ट अ फैसिलिटेटर, जो टीचर का रोल है वो एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि वो सिर्फ क्या करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करने का काम करता है, वो पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता। जैसे मेमोरी लेवल में वो सारा टाइम एक्टिव रहता है, वही पढ़ाता है, बच्चे बस उसको सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग में वो पढ़ाता भी है और क्या करता है, सुनता भी, मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, सिर्फ पैसिव, मतलब वो रहता है फैसिलिटेटर, यानी कि एक गाइडर की तरह काम करता है, शिक्षक का सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं। वो आपको मेमोरी लेवल वाले स्टेज पे जाकर के नहीं समझाते हैं, वो आपको सिर्फ गाइड कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं, बाकी सारा काम क्या करना होता है, खुद को करना होता है। एग्जाम्पल में डिस्कशन सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और एनालाइज अ केस स्टडी, है ना, तो पर्यावरण संबंधित समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना या उस केस के मामले में विश्लेषण करना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सॉरी, सिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है। मेन फोकस देख लेते हैं। मेमोरी लेवल में टीचर का जो रोल है वो क्या है, इंस्ट्रक्टर का है। स्टूडेंट का रोल क्या है, पैसिव है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें टीचर का रोल क्या होता है, गाइड करना। स्टूडेंट का रोल होता है एक्टिव लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर का रोल फैसिलिटेटर और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इस तरह से इनका फोकस हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप सभी को याद है फॉर्मेटिव असेसमेंट से 2024 में क्या आया था, हमारा सवाल आया था, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम स्किप नहीं कर सकते, हो सकता है इस बार भी इससे कोई सवाल बन जाए। देख लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। याद रखिएगा यहाँ पे जो, सॉरी ये गलत 4 है, ये वाला 4 लिखा हैगा, FOR 4 के लिए, सीखने के लिए लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है सीखने के लिए लर्निंग। जो समेटिव होता है वो सीखने वो का है और ये के लिए है। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा अगले स्लाइड पे, ठीक है। देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है, टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव लर्निंग। दो व्यक्ति, है ना, व्यक्ति प्रगति की निगरानी करते हैं और सीखने में सुधार करते हैं, ठीक। व्हेन कंडक्टेड, कब किया जाता है इसको कंडक्ट, तो ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जब टीचिंग चलते रहता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव
लर्निंग करते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, एग्जामिन करके देखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। एग्जाम्पल के लिए आप अभी जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स, उनको आप ले सकते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल खुलने के बाद 1 महीने पढ़ाया और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, उनका एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी 1 महीने में बच्चों ने कितना कुछ सीखा। अब फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस और रेगुलर है, निरंतर और नियमित, यानी कि ये जो है कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। मार्क्स में और में नोट, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू फाइनल ग्रेड्स, अंतिम अंकों में इसका योगदान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है वो फाइनल जो रिजल्ट में उसमें नंबर जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, फोकस क्या जी, फोकस देख लेते हैं। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो बच्चों में फोकस ये क्या करता है कि बच्चों में जो है उनकी कमजोरी और शक्ति को देखा जाता है। जैसे कक्षा में परीक्षाएं, ठीक है, इच्छाएं, असाइनमेंट्स, चर्चाएं, प्रोजेक्ट, गृह कार्य दिया जाता है। फीडबैक क्या है, इमीडिएट और डिटेल्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट किए, देन उसके बाद हमको उसका क्या हो गया, रिजल्ट मिल गया, वो तुरंत और तत्कालीन होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, लेकिन समेटिव में ऐसा नहीं होता। समेटिव को आगे देखते हैं अगले स्लाइड पे। अब समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, देखिए वहाँ पे लिखा गया था फॉर, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑफ, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन। वो था सीखने के लिए, अब यहाँ पे क्या है, सीखने का। तो दोनों ही चीज़ों को समझने का बहुत ही अच्छा डिफरेंस कीवर्ड है। एक समेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ का यूज़ करेंगे, और फॉर्मेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, फोर, FOR, फोर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसीलिए मैं इन वर्ड्स पे बार बार फोकस कर रही हूँ। पर्पस देख लेते हैं, टू इवेल्युएट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशकों के अंत में उपलब्धि का मूल्यांकन करना। समेटिव एग्ज़ाम का यही है कि फाइनल एग्ज़ाम में जो ग्रेड्स मिलते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, उनको क्या बताता है, समेटिव बताता है, ना कि फॉर्मेटिव। और जो फॉर्मेटिव होता है उससे ज़्यादा रिलायबल जो है वो समेटिव एग्ज़ाम, समेटिव जो असेसमेंट है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। व्हेन कंडक्टेड, तो ये कब कंडक्ट किया जाता है, तो एट द एंड ऑफ यूनिट सेमेस्टर, है ना, सेमेस्टर और कोर्सेस, यानी कि किसी भी यूनिट या सेमेस्टर के अंत में ग्रेड जोड़ने के लिए। फ्रिक्वेंसी क्या है इसका, ओकेजनल, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम हर दिन थोड़ी ना होता है, 1 साल में 1 बार फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, तो इसकी वजह से इसको ओकेजनल बोला गया है। ठीक, मार्क्स यूजुअली कंट्रीब्यूटेड टू फाइनल ग्रेड्स, आमतौर पर अंतिम अंकों का योग, फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है। फोकस ऑन ब्लॉक 10 शुगर, है ना, 10 शुगर मेजरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, समग्र प्रदर्शन का मापन किया जाता है। समझ रहे हो आप कि इसमें 1 साल में आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, सभी चीज़ों का एक निचोड़ जो हमारा रिजल्ट हमको देता है कि हमने, क्योंकि आज जो रिजल्ट बनते हैं, ग्रेड्स होते हैं, उसमें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़ों को एक ग्रेड और एक रिजल्ट मार्क्स के साथ में हमको जो फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ समेटिव असेसमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और इंटर प्रोजेक्ट। ठीक है, फीडबैक, इसका फीडबैक देख लेते हैं, यूजुअली गिवन आफ्टर इवैल्यूएशन, यानी कि आमतौर पर मूल्यांकन के बाद में दिया जाता है। सब जब खत्म हो जाता है तब क्या किया जाता है, इसको दिया जाता है। आप सभी को समझ में आ गया दोनों का डिफरेंसेस, और अगले स्लाइड पे हम डिफरेंसेस को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव और समेटिव देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिव लर्निंग में क्या होता है, वीकली क्विजेस होते हैं, लेकिन समेटिव में क्या होता है, फाइनल एग्जामिनेशन। फॉर्मेटिव में क्लासरूम क्वेश्चनिंग, क्लास में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं पे आंसर दे दिया जाता है, लेकिन समेटिव में क्या होता है, एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, और फॉर्मेटिव में होमवर्क, लेकिन समेटिव में बोर्ड एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव में असाइनमेंट, समेटिव में एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, और फॉर्मेटिव में पीर असेसमेंट, यानी समकक्ष मूल्यांकन। क्लास में ही एग्ज़ाम हुआ, क्लास में ही रिजल्ट आ गया, वो भी विद इन मतलब 1 मंथ, 15 डेज एट्सेट्रा। और समेटिव में क्या होता है, फाइनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, यानी कि अंतिम परियोजना के बाद में मूल्यांकन किया जाता है। आप सभी को समझ में आया। अगर इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जब भी फॉर्मेटिव की बात आएगी तो 4 से याद रखेंगे, और समेटिव की बात आएगी तो ऑफ से याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा टेक्निक है उन चीज़ों को याद करने का। निमोनिक्स बना के याद कीजिए ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें, क्योंकि निमोनिक्स जो होते हैं वो हमारे
कम्युनिकेशन में भी बहुत काम आते हैं, रियल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं, और किसी भी चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक इज़ द बेस्ट वर्ड। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं, एक लेक्चर मेथड होता है और एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, सबसे पुरानी विधि, ठीक है, सबसे ओल्ड मेथड, लेक्चर देना, है ना, टीचर सेंटर्ड होता था, सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप्स। बहुत सारे लोग जब हैं आपके क्लास में, जस्ट लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट्स, या क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आप उन सभी को एक एक करके तो नहीं दिखा सकते। तो उस टाइम पे क्या आता है, सबसे अच्छा क्या मेथड होता है हमारा, लेक्चर मेथड। हम लेक्चर देख के चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। डेमोस्ट्रेट करना, ठीक है, प्रदर्शन विधि को करना, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को प्रोजेक्टर में दिखा दिए, या साइंस एग्जीबिशंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होता है ना, करके दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेशन मेथड। को देख लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है। प्रोजेक्टर मेथड में इसके प्रोपोनेंट कौन है, तो किल्पा ट्रक है, और लर्निंग बाय डूइंग, करके दिखाना, और स्टूडेंट क्या रहते हैं इसमें, एक्टिव रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, इसके प्रोपोनेंट कौन है, तो जॉन डीवी हैं, समस्या को पहचानना, समाधान ढूंढना और निष्कर्ष निकालना। तो इस तरह से हमारे क्या है, 5 मेथड्स हैं। पहला है आपका लेक्चर मेथड, दूसरा है डेमोस्ट्रेशन मेथड, तीसरा है डिस्कशन मेथड, चौथा है प्रोजेक्टर मेथड, और 5वां है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस तरह से हमारे टीचिंग के 5 मेथड्स होते हैं। तो इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज पढ़ा है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कौन सा चाहते हैं। और अगर आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो मैं अगले बार टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड को हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।